Good morning, everybody. Today we are going to solve some papers, and first subject that I have taken that is political science. So we will try to complete as many questions today, and I will give you brief about every topic that is included here, so that you can be well aware with the historical perspective of it also. So the first question is, who among the following leaders visited China in 1979? So the correct answer is second, that is Atal Bihari Vajpayee. ओके। तो 1979 में हुआ क्या था और ये विजिट पे क्यों गए थे? तो ही वाज द देन इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि चाइना गए थे फेब्रवरी 1979 में। ठीक है, और ये फर्स्ट हाई लेवल कांटेक्ट था बिटवीन द टू नेशंस आफ्टर द 1962 वॉर। 1962 में हुई थी इंडो चाइना वॉर। ठीक है, ये जो विजिट थी इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया था, क्या, डिप्लोमेटिक टाइज एंड इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। बट इसके बाद भी टेंशन्स थी वो परसिस्ट रही थी ड्यू टू अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड ये जो विजिट थी चाइना की, ये कॉन्साइड करी थी विद द चाइनाज इन्वेजन ऑफ वियतनाम, लीडिंग द वाजपेयी टू cut short his visit and reflecting the India's disapproval of चाइनाज एग्रेशन। तो जब वो विजिट कर रहे थे उसके बाद ही उसी के दौरान चाइना का इन्वेजन ऑफ वियतनाम हुआ था, तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जल्दी आ गए थे लौट के, बिकॉज हम लोग डिसअप्रूवल में थे चाइना के एग्रेशन के प्रति। नेक्स्ट वी विल सी अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन, कि पहले कौन बना एंड लास्ट में कौन बनता गया। तो वी विल हैव टू नो द डेट्स। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर है वन। तो पहले हुई अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट हुई थी 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज़ वेरी फेमस प्रोटोकॉल। इसको यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर लाया गया था टू बेसिकली रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें। और इसने एक और मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये हुई थी 1997 में। इसके बाद ए आया था, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ये आया था 2001 में। इसका मेन जो टारगेट था वो ये था कि हम प्रमोट करेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी और इसका कंजर्वेशन। इसने एक ब्यूरो स्टैब्लिश करा था, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि हम लोग जो मेजर्स लेने हैं हमको एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एंड अप्लायंसेस वो ले पाए। नेक्स्ट कौन सा आएगा, देखो ये आ गया 2001 में। नेक्स्ट इज डी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 2003 में। देन हुई थी सीओपी 21। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये एम करता था कि हम लोगों को इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसको रिफॉर्म करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंपटीशन को बढ़ावा देना है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमको क्वालिटी ऑफ आउटपुट्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में जो है वो सीओपी 21 है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, इसको हम लोग जानते हैं पेरिस अग्रीमेंट के तौर पे। ये हुई थी 2015 में। इसमें हम लोगों को नेशंस को जितने भी थे उसमें कमिट करा गया था कि हम लोगों को जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितने डिग्रीज तक लिमिट रखना है। तो हमको बोला गया था सारी कंट्रीज के दौरान कि हम लोगों को 2 डिग्रीज से नीचे ग्लोबल वार्मिंग रखनी है। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाएं, बट अगर चले जाएं तो 2 डिग्री से अबव हम लोगों को नहीं जाना है। और ये हम लोगों ने प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के तौर पे कंपेयर करा था। हम लोगों ने ऑल्सो यहाँ पे एम्फेसाइज करा था कि हम लोगों के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे और क्लाइमेट फाइनेंस हम लोग डेवलपिंग नेशंस का कैसे करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स थे, ये डेट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फॉर विच ईयर द लॉन्ग फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिगेन इन इंडिया। सो वी नो कि 1991 में हमारे पास बहुत कम पैसा बचा था
इंपोर्ट्स कवर करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को खोला था और हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। तो ये सबसे बेस्ट हुआ था हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करके अपनी इकोनॉमी आगे के लिए सेव कर दी थी और बहुत ज़्यादा ओपन कर दी थी, ताकि हम लोग ट्रेड कर सकें। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर से कन्वर्ट कर लेना, और लिबरलाइजेशन मतलब अपनी जो इंडस्ट्रीज को ऑटोनॉमी मिलती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो हमने लाइसेंस राज परमिट को हटा दिया था, जिसकी वजह से ये एलपीजी रिफॉर्म्स सक्सेसफुल हो पाया था। नेक्स्ट देखो, विच जनरल लोकसभा इलेक्शंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक बाय मेनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स। द करेक्ट आंसर इज 1967। अब देखो, पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला गया था 1967 के कॉन्टेक्स्ट में इसको, क्योंकि ये जो टर्म है ये रेफर करता है सडन और सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, और ऑफन हमको बताता है कि डिस्ट्रप्शन आया था इन द पावर स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या हुआ था, जो मेजर इलेक्टोरल लॉसेस हुए थे फॉर द रूलिंग पार्टी, और न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, लार्ज स्केल चेंजेस हुए थे गवर्नेंस के डायनेमिक्स में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। जो कांग्रेस पार्टी थी, जो डोमिनेंट थी इंडियन पॉलिटिक्स में सिंस इंडिपेंडेंस, उसको सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए थे इन बोथ द इलेक्शंस, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो नॉन कांग्रेस कोलिशंस आ गए थे, जैसे एक आया था एसवीडी, दैट इज संयुक्त विधायक दल, जिसने गवर्नमेंट बनाई थी 9 स्टेट्स में, और इसने कांग्रेस की हेजेमनी को बेसिकली चैलेंज करा था, जिसकी वजह से हम लोग इस पीरियड को बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज 1967, various non-Congress parties came forward to form a joint legislative party called, अभी मैंने बताया इसका आंसर है थर्ड, संयुक्त विधायक दल। The alliance of Janata Party and some regional parties which came to power in the year 1989 was known as, इसका आंसर है द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। 1989 में दोनों लेफ्ट और बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर, बिकॉज 1967 के बाद ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, दोनों लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, क्योंकि उन लोगों को कांग्रेस को मेन फ्रंट में नहीं आने देना चाहिए था। ठीक है। 7 देखो, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉयका आर द एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये 12th की टेक्स्ट बुक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे जो कि मिकेल गॉर्बचेव लाए थे। वो लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन थे। सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हो गया था आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, 1991 में। तो उसके पहले जो लास्ट लीडर थे वो मिखेल गॉर्बाचेव थे। इन्होंने अपनी कोई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस तरीके से लाए थे कि पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई थी, और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थे इन पॉलिसीज के। तो ये याद रखना है। पेरेस्ट्रॉइका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनॉट मतलब होता है ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूएसएसआर। नेक्स्ट देखो, द शिमला अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन। इसका सही आंसर है, आई वुड लाइक यू टू टेक फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। देखो, इसका हम लोग गैस कैसे करेंगे, इंदिरा गांधी कौन से टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर थी, उसके हिसाब से हम लोग डेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर क्लोजली जाके कि कौन सा था। अब देखो यहाँ पे सारे 70, 71, 72, 73 हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा कि किस साल में शिमला अग्रीमेंट हुआ था। तो शिमला अग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 में हुआ था। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में आफ्टर द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। अभी क्यों हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि हम लोगों को पीसफुल रिजोल्यूशन करना है फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी है फॉर द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब पावर ऑफ अ कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, टू टेक एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसीजंस। फिर हमने रीडिफाइन करी द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, और कन्वर्ट करा द सीज फायर लाइन इनटू अ डी फैक्टो बाउंड्री। और हमने कमिट करा कि हम बायलैटरल रिजोल्यूशंस लाएंगे फॉर द डिस्प्यूट्स, एंड थर्ड पार्टी का मीडिएशन अवॉइड करेंगे, बिकॉज ये बोला भी जाता है कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हमने ये बोला कि ये जो डील थी या अग्रीमेंट था, एक तरीके से कॉर्नर स्टोन था बिटवीन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसलिए हम इसको हम लोग बहुत ज़्यादा
अच्छा मानते हैं, बट इसके जस्ट बाद क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुई थी और इसके जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो बहुत बार वायलेट हो चुके थे। नेक्स्ट देखो, मैच द लिस्ट 1 2 कि कौन सी पार्टी किस दौरान बनी थी। नाइन्थ का आंसर है फर्स्ट। सो विल सी। देखो, नेशनल फ्रंट बनी थी 89 में। यूनाइटेड फ्रंट बनी थी 96 में। एनडीए बनी थी 1999 में एंड यूपीए बनी थी 2004 में। नेक्स्ट देखो, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। देखो, सार्क इज साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसका एक एसोसिएशन, ताकि वो रीजनल कॉर्पोरेशन कर सके, एज मेंशन इन द फुल फॉर्म ऑल्सो। ये स्टैब्लिश हुई थी 1985 में। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, देखो इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर, तो ये याद रखना। बाकी कंट्रीज कौन कौन सी थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान एंड मॉलदीव्स। और जो सबसे लास्ट कंट्री थी वो थी अफगानिस्तान, जिसने 2007 में इसको ज्वाइन करा था। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि रीजनल कॉर्पोरेशन को बूस्ट अप करा जा सके इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। फर्स्ट समिट इसकी कहाँ हुई थी, ये भी याद रखना, 1985 में हुई थी इन ढाका। और 2014 में द लास्ट समिट हुई थी काठमांडू समिट। और इसके बाद एक्चुअली इसलिए नहीं हो पाई है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टसल्स हैं उसकी वजह से ये सार्क अभी थोड़ा सा डिफंक्शनल बॉडी की तरह बन चुका है। 11th का आंसर देखेंगे, मैच लिस्ट 1 और 2। देखो ये, अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे हमको इसमें कुछ भी नहीं पता हो तो हमें ये तो पता है गरीबी हटाओ कौन लाया था, इंदिरा गांधी लाया था। अब हम देखेंगे कि कौन सा इसमें डी का फोर्थ आंसर है। देखो सेकंड, इसमें तो डायरेक्टली मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर दो जगह होता तो हम लोगों को थोड़ा सा और देखना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब इसका आंसर तो हो गया 11th का सेकंड, है ना। टोटल रिवॉल्यूशन ऐसा कॉन्सेप्ट था, एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था जो जयप्रकाश नारायण ने इन 1974 में लाया था, टू ओवरहॉल द पॉलिटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ये किस लिए हुआ था, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, प्राइस हाइक्स हो रहे थे और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा दिख रही थी इन द गवर्नमेंट। तो इनके फीचर्स क्या थे इस टोटल रिवॉल्यूशन के, कि हम लोग एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हम लोग रिफॉर्म ला सकें इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी मांगा था और फाउंडेशन बनाई थी बेसिकली इमरजेंसी लाने के लिए। क्योंकि इन्हीं सब, ये जो टोटल रिवॉल्यूशन हुआ था इसी के चलते हुए क्या हुआ था, फिर इमरजेंसी लग गई थी इन 75 to 77। तो दे ट्राइड टू एक्चुअली strengthen द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बट विच अल्टीमेटली लेड टू द इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी। ठीक है, तो टोटल रेवोल्यूशन हो गया जयप्रकाश नारायण। अब देखो रेलवे स्ट्राइक, पहले देखेंगे स्टूडेंट्स मूवमेंट जो गुजरात और बिहार में हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स इन गुजरात अगेंस्ट द राइजिंग फूड प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनका नाम था चिन्मन भाई पटेल। ठीक है, और बिहार मूवमेंट में क्या हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण ने जो एज अ पार्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन था, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज रेलवे स्ट्राइक ऑफ 74। तो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन थी जिन जो लेड कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस की बात करी थी फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज, और इसलिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज सिलेक्टेड बाय। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मेन बॉडीज ऑफ यूएन। ठीक है, इसके बाद जो बॉडीज होती हैं वो होती हैं यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोसॉक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो अब इसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन द यूएन। ठीक है, ये सारे मेजर डिसीजंस के बारे में बात करती है। बट यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इनबैलेंस्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब कोई भी डिसीजंस रोकने की पावर होती है। ठीक है, अब इसके परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, जो वर्ल्ड वॉर जीत गए थे सेकेंड। अब देखो कौन कौन है, एक तो यूके, इजी वे टू लर्न। यूके यूएस है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको P5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। इनके पास वीटो पावर है, कोई भी डिसीजंस को ये रोक सकते हैं, अगर एक ने भी रोका तो वो डिसीजन आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10, 2 साल के लिए होते हैं और हर 2 साल बाद ये चेंज होती है।
तो जो 5 सीट हैं आउट ऑफ 10, वो कंटेस्टेड होती है एनुअली, एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। तो जनरल असेंबली जो है यूएनजीए, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है, और ये इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर एक टर्म छोड़ के एक टर्म इलेक्ट होता है तो वो वैलिड होता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, इन विच ईयर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? नेटो के चक्कर में पूरी की पूरी वॉर चल रही है, या रशिया यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन वांटेड टू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड रशिया वाज अगेंस्ट इट। तो नेटो इसलिए रेलेवेंट हो जाती है। नेटो बनी थी 1949 में, ठीक है। नेटो का मेन प्रिंसिपल ये है कि वो कलेक्टिव डिफेंस अलायंस बनाते हैं, कि अगर एक की भी सिक्योरिटी, कोई से भी मतलब कंट्री की सिक्योरिटी पे हार्म आता है, तो वो सारी कंट्रीज के लिए इक्वली उसके प्रोटेक्शन के लिए लग जाएंगे, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ये याद रखना। और फिनलैंड वॉज द लेटेस्ट कंट्री जिन्होंने अप्रैल 2023 में ज्वाइन करा था, एंड उसके बाद स्वीडन ने करा था। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर आर्टिकल 370 वॉज अबॉलिश्ड बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? इसका आंसर तो सबको पता है, 2019। अब इसमें हुआ क्या था देखो, 370 के अंदर एक स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस मिलता है, जम्मू कश्मीर को मिलता था, ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके प्रोविजंस क्या थे कि जम्मू कश्मीर का ओन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और फ्लैग हो सकता है। इंडियन पार्लियामेंट लॉज तो बना सकती है, बट कुछ ही सेक्टर्स में बना सकती है, जैसे कि डिफेंस में बना सकती है, फॉरेन अफेयर्स में बना सकती है, और कम्युनिकेशन फॉर द स्टेट्स में बना सकती है। बट ये एब्रोगेट हो गया, मतलब इसको कैंसिल कर दिया गया ऑन 5 अगस्त 2019। 370 वॉज एब्रोगेटेड, और इसने रिवोक कर दिया स्पेशल स्टेटस, और जो जम्मू कश्मीर था उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यूनियन टेरिटरी बनते ही सारा का सारा कंट्रोल किसके पास शिफ्ट हो जाता है? सेंटर के पास, इसलिए हम लोगों ने इसको पहले यूनियन टेरिटरी बनाया। और अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे स्टेट असेंबली आ चुकी है, तो अब वो एक नॉर्मल स्टेट की तरह काम कर रही है। इसके अंदर एक आर्टिकल था 35 क्लॉज ए, उसका क्या था देखो, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरह के से ऐड हुआ था अंडर आर्टिकल 370 इन 1954। इसने जेएनके के लेजिस्लेचर को डिफाइन करने का अलाउ करा था। क्या करेगा वो डिफाइन? परमानेंट रेजिडेंस एंड ग्रांट देम स्पेशल राइट्स। जो हम लोग सुनते थे ऐसे नॉर्मली भी, 370 के अंदर ये क्लॉजेस हैं कि जम्मू कश्मीर वाला ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ वहीं वाले लोगों को मिलेगी जिनके पास डोमिसाइल है, और सोशल बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे। तो ये था 35A, और इस क्लॉज को भी हटा दिया गया है, ये भी रिवोक हो गया था अलॉन्ग विद द आर्टिकल 370। तो याद रखना, आर्टिकल 35A में वो सारे क्लॉजेस थे कि प्रॉपर्टी राइट्स एक्सक्लूसिव रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रेफरेंस मिलेगी, और सोशल बेनिफिट्स जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल रेजिडेंट्स को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू द 12 स्टार्स इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग सिंबलाइज? आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। क्या हो सकता है 12 स्टार्स ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग क्या सिंबलाइज कर सकती है? करेंसी ऑब्वियसली नहीं करेगी, है ना, तो ये हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन करेगी, पॉलिटिकल आइडिया करेगी, या हारमनी करेगी? सबसे सूटेबल आंसर कौन सा लग रहा है इसमें? सबसे सूटेबल आंसर और सबसे ज्यादा जो हम लोग जा सकते हैं जिसके साथ, वो है हारमनी। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो ये याद रखना है, 12 स्टार्स इन द यूरोपियन फ्लैग सिंबलाइजेस द हार्मनी। तो जो सर्कल ऑफ द गोल्ड स्टार्स है वो सॉलिडारिटी के लिए, हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप के लिए दर्शाता है। और ये जो इट हैज 12 स्टार्स एज द नंबर ऑफ 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड द यूनिटी। नेक्स्ट देखो, विच वॉर इज नोन एज वीडियो गेम वॉर? तो वीडियो गेम वॉर बेसिकली हम लोग फर्स्ट गल्फ वॉर को बोलते हैं, जो 1990 से 91 में हुई थी। ये फर्स्ट वीडियो गेम वॉर इसलिए बोली जाती है बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ था। जैसे फर्स्ट वॉर थी ये, जिसने शोकेस करा था रियल टाइम ब्रॉडकास्ट ऑफ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस दैट आर
स्मार्ट बॉम्ब्स, ठीक है। यूज ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी था, जैसे कि सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल्स यूज करी गई थी। एयरक्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थ थे एंड नाइट विजन के इक्विपमेंट्स यूज करे थे। और मीडिया कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा रहती थी, मतलब रियल टाइम ऑन नेटवर्क्स लाइक CNN इस लोगों ये कवर कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को ये याद रखना है। अब इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, इराक अंडर सद्दाम हुसैन इन्वेड कर गए थे और एनेक्स कर इन्वेडेड एंड एनेक्स द कुवैत इन 1990 अगस्त। जो तुमने एयरलिफ्ट देखी होगी वो बेसिकली इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन वाली पूरी कहानी यहाँ पे। फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 1991 में, जिसमें एक्सटेंसिव एयर कैंपेन हुआ था फॉलोड बाय ग्राउंड ऑफेंसिव। तो वॉर एंड हो गई थी 1991 फरवरी में विद द कुवैत लिबरेशन एंड इराक्स रिट्रीट। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, दैट इज BAMCEF। क्या हो सकता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? देखो इसका आंसर है थर्ड, कि इट वाज इन द फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन, द SC ST एंड OBC एंड माइनॉरिटीज। नेक्स्ट देखो, WTO इज सर्विंग एज अ सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो देखो गैट था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये इसका आंसर है। सॉरी, जनरल अग्रीमेंट। तो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स बनाया गया था 1947 में, एज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी हुआ था ये साइन। और इसका मेन जो एम था वो था कि हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना है बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। इसका हम लोग जो एनफोर्समेंट लाए थे वो थोड़ी देर बाद हुआ था, दैट इज January 1 1948 में। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोगों को ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाने, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने हैं अगर रिलेटिंग टू ट्रेड आ जाते हैं बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। और राउंड ऑफ नेगोशिएशंस आएंगे, तो 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुए थे एंड इंक्लूडिंग द उरुग्वे राउंड ऑफ 1986 टू 94, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से ये जो उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 में, इसकी वजह से क्रिएशन ऑफ WTO आया था। तो इसका जो सक्सेसर है गैट का वो था WTO, और इस WTO का प्रेडिसेसर कौन था? गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। टैरिफ्स आर बेसिकली टाइप ऑफ टैक्सेस ओनली। तो WTO कब बना? January 1 1995, रिप्लेसिंग द गैट, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। अब WTO के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। फंक्शंस क्या है? ट्रेड अग्रीमेंट को एडमिनिस्टर करेगा, फोरम प्रोवाइड करेगा ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस हो सके, रिजॉल्व करेगा ट्रेड डिस्प्यूट्स थ्रू, इसके पास एक मैकेनिज्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, और जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज है उसको मॉनिटर करेगा। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और ट्रेड का लिबरलाइजेशन करना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय US ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ नागासाकी 1945? 1945 वाज द ईयर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे थी, और US ने क्या करा था? बॉम्ब फेंक दिए थे, एटम बॉम्ब, नागासाकी एंड हिरोशिमा। तो वी नीड टू नो बोथ द नेम्स, कि हिरोशिमा को क्या मिला था निकनेम एंड नागासाकी को क्या मिला था। तो जो बॉम्ब ड्रॉप करे गए थे US के द्वारा ऑन हिरोशिमा, तो हिरोशिमा का नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी का नाम था फैट मैन, ठीक है। ये लिटिल बॉय नाम था हिरोशिमा का। नेक्स्ट, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज व्हेन दे वेंट ऑन द नेशनल वाइड स्ट्राइक इन May 1974? तो अब देखो इसमें अगर हम लोगों को नहीं पता है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे? द देयर डिमांड वाज टू लिफ्ट द इमरजेंसी। इमरजेंसी मैंने बताया था 1975 में लगी थी, तो ये तो नहीं हो सकता। टू इंट्रोड्यूस द मेट्रोज इन इंडिया, उस टाइम पे मेट्रोज का कोई नाम नहीं था। द डिमांड वाज रिलेटेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द PM। नो, ये रेजिग्नेशन ऑफ द PM की डिमांड हुई थी जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद। तो इसका लास्ट आंसर क्या बचा? द डिमांड वाज टू रिलेटेड टू बोनस एंड द सर्विस कंडीशंस, बिकॉज पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, वेजेस नहीं मिलते थे टाइमली, तो ये सारी चीजें।
नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड द एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगैन इन इंडिया एट द नेशनल लेवल। कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है कि जब एक पार्टी बहुमत से नहीं जीतती है, मेजोरिटी से नहीं जीतती है, तो वो क्या करती है, अलायंसेस क्रिएट करती है कि कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी तो मेरे पास बहुमत हो जाएगी और मैं बहुमत से सरकार बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये कोलिशन एरा कब स्टार्ट हुआ था? एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल मतलब लोकसभा इलेक्शंस जब होते हैं, जनरल असेंबली इलेक्शंस जब होते हैं, तब टाइम पे कोलिशन पॉलिटिक्स कब स्टार्ट हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है थर्ड, दैट इज 1989। तो कोलिशन एरा जो था पॉलिटिक्स का, वो नेशनल लेवल पे स्टार्ट हुआ था 1989 में। तो इसका मतलब ये भी हम लोग जो अभी मैंने समझा है कि नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड अ क्लियर मेजॉरिटी इन एनी लोकसभा इलेक्शन हेल्ड सिंस 1989 टिल 2014। 2014 में बीजेपी गॉट द मेजॉरिटी वोट्स। उसके पहले 1989 से 2014 तक कोई भी सरकार अकेले नहीं जीती थी बहुमत से, वो कोलिशन एरा में ही आती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22। Who wrote the Golpitha, a compilation of Marathi poem? अब ये तो फैक्चुअल है, इसको तो हम लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नामदेव दसल। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड जापान बिकेम द मेंबर ऑफ OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD बेसिकली, इसका आंसर 64 है। अब मैं बताती हूँ क्या है इसका वो रिलेवेंस है। देखो, OECD को बनाया था 1961 में, और ये सक्सीडिंग बॉडी थी ऑफ यूरोपियन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की। और इसको इसलिए बनाया गया था 1948 में, ताकि ये एडमिनिस्टर कर सके मार्शल प्लान को। अब देखो, क्या इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, फ्रांस में। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, एम्प्लॉयमेंट को देखना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखना, फॉस्टर करना क्या, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एड्रेस करना ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज ले सकते हैं, इनइक्वालिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेट्रा। और इसके जो की रिपोर्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, OECD रिपोर्ट्स निकालती है, रिपोर्ट्स पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी निकालती है, तो ये दो निकालती है सबसे इंपॉर्टेंट। एक है बेटर लाइफ इंडेक्स, और एक है OECD इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, OECD इकोनॉमिक आउटलुक से तो हमें पता ही चल जाएगा कि OECD ने निकाली है। नेक्स्ट इज बेटर लाइफ इंडेक्स, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स की भी बात करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है वन ऑफ, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि बेटर लाइफ इंडेक्स पे निकालता है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन वाज। इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल करी थी अपनी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड फर्स्ट कंट्री इन द रीजन जिन्होंने लिबरलाइज करी थी अपनी इकोनॉमी। एंड इट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा GDP फॉर मेनी years, right through the civil war. Next, who is the author of Economy of Permanence? इसका आंसर है फर्स्ट, JC कुमारप्पा। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, CA थे, जो इंग्लैंड और USA में पढ़े थे। ये बहुत बड़े फॉलोवर थे महात्मा गांधी के, एंड ही एक्चुअली ट्राइड टू अप्लाई गांधीयन प्रिंसिपल्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज. So he was the author of Economy of Permanence, and he also participated in the political and the planning process as a member of Planning Commission. Planning Commission 5 year plans wala. Next देखो, after the collapse of the USSR, who was the first elected president of Russia? देखो, मैंने बताया था लास्ट कौन था, गॉर्बचेव, तो ये तो खत्म हो गया। व्लादिमीर पुतिन, जोसेफ स्टालिन एंड बोरिस येल्सिन। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने एक तो एलिमिनेट कर दिया, तो अब हम इसको देखेंगे। इसका आंसर है बोरिस येल्सिन। तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया था। ही रोज टू पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी, एंड उसको मेयर बनाया गया था ऑफ मॉस्को बाय गॉर्बचेव, तो इसलिए उसने फिर, जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था, फिर वो क्या बना, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो गॉर्बचेव की सरकार में ये क्या था, मेयर ऑफ मॉस्को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1989? इसका आंसर है थर्ड, BJP, जनता दल एंड लेफ्ट फ्रंट। ठीक है,
और देखो जो नेशनल फ्रंट था विच इटसेल्फ वाज एन अलायंस ऑफ जनता दल और थोड़ी थोड़ी रीजनल पार्टीज भी थी, उनको सपोर्ट मिला टू ऑपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप से, दैट इज द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट, बिकॉज वो कोलिशन एरा था। तो ये याद रखना इन तीनों का संगठन था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ कंसेंसस पॉलिटिक्स इन इंडिया। वी नीड टू नो कि कंसेंसस पॉलिटिक्स क्या होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री होता है, कि जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं नेशनल इलेक्शंस पे भी, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट एंड अग्रीमेंट ऑन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने क्या देखा, एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यस। अग्रीमेंट ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स, नो। Agreement on new economic policies, yes. Acceptance of political and social claims, yes. तो इसका आंसर है A, C and E, सेकंड। नेक्स्ट देखो, लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। देखो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को पता है कि मध्य प्रदेश गुजरात में, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे, ये सॉरी थर्ड, यहाँ पे एक और डन है, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश गुजरात खत्म हो गया, तो अब देखो तीन ऑप्शन में थर्ड है। तो वी नीड टू नो वन मोर थिंग। अब आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, तो ए का आंसर एक्चुअली केरला ही है, ठीक है। अब केरला को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केरला कोस्टल कंट्रीज है, वहाँ पे फिशेस ज्यादा खाई जाती है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करके या फिर एज अ गेस ले सकते हैं कि हाँ केरला हो सकता है आंसर। अब हमने ए का फर्स्ट लिया, तो कौन सा आंसर से, ये थर्ड। तो ये थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। एंटी अरब मूवमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश में, एंड मजदूर किसान शक्ति संगठन बना था राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। शाहबानो केस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एक लैंडमार्क केस था इन इंडियन लीगल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसने राइट्स ऑफ डिवोर्स्ड विमेन, मुस्लिम विमेन की बात करी गई थी, और जो मेंटेनेंस मिलता है अंडर सेकुलर लॉज, उसके बारे में बात करी गई थी। इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी, बिकॉज इट इज़ अ रिलीजियस इशू, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड ये था, शाहबानू एक 62 ईयर्स ओल्ड मुस्लिम विमेन थी जो मध्य प्रदेश में रहती थी, एंड उनको डिवोर्स दे दिया था उनके हस्बैंड ने आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो उन्होंने डिमांड क्या करी थी, उन्होंने फाइल करी एक पिटिशन अंडर 125 सेक्शन ऑफ CRPC, विच एक्चुअली टेल्स अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन। तो वो एंटाइटल करता है वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट को टू क्लेम द मेंटेनेंस इफ दे आर अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स। तो अगर वो कुछ भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था कि उनके हस्बैंड उनको 500 रुपये पर मंथ देंगे अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, एंड विच विल अप्लाई टू ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो ओवरराइड नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन को। बट अभी देखेंगे तो 500 रुपये इज नॉट अ गुड लाइक अमाउंट इन विच अ पर्सन कैन लिव विद 3 meals a day। बट ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आई थी इन द मुस्लिम लॉ, दैट इज शरिया लॉ, जिसके बाद से इसमें जो चेंजेस आए थे उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर्स नाउ यू कैन गेस। लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ये देखा था हमने BMC CEF पीछे जनता पार्टी देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ BJP भी नो, एंड शाहबानो केस अभी पता चल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, द कोरियन क्राइसिस, क्यूबन क्राइसिस, कॉन्गो क्राइसिस एंड द बर्लिन क्राइसिस। अब मैं तुम्हें इसका शॉर्ट ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। बट इसको अगर याद नहीं भी रख पाओ तो डेट्स याद कर लेना। देखो कोरियन क्राइसिस हुई थी 1950 से 53 में, ठीक है। तो पहले तो मैच कर देते हैं।
तो इसमें क्या हुआ था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोरिया को डिवाइड करा था अलोंग 38th पैरेलल विद नॉर्थ यूएसएसआर के पास और साउथ यूएस के पास, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने इन्वेट करा था साउथ कोरिया को 1950 में, जिसकी वजह से एक यूएन बैक्ड इंटरवेंशन हुआ था और उसको लीड कौन करा था, थर्ड पार्टी कौन थी, यूएस। चाइना ने लेटर नॉर्थ कोरिया को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करा था, जो अभी भी कर रहा है, ठीक है। और आउटकम इसका ये निकला था कि सीज फायर हो गई थी 1953 में, और जो कोरियन का पेनिनसुला है वो डिवाइड कर दिया गया था विद द टेंशन परसिस्टिंग। नेक्स्ट आती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस है, इसका डेट याद रखना। ये हुई थी 1962 में। इसका आंसर पहले मार्क कर देते हैं, ठीक है। 1962 में क्या हुआ था, एक कन्फ्रंटेशनल वॉर हुई थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर आफ्टर द यूएसएसआर डिप्लॉयड द न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा, ठीक है। और ये जस्ट 90 माइल्स अवे है यूएस कोस्ट के। तो ये 13 डे का स्टैंड ऑफ हुआ था 1962 अक्टूबर में, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड था वो एक तरीके से ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर पे आ गया था। ये क्राइस एंड हुई और यूएसएसआर ने अग्री करा कि अब मैं सारी मिसाइल्स हटा दूंगा क्यूबा से, एंड द यूएसए सीक्रेटली रिमूव्ड इट्स मिसाइल्स फ्रॉम द टर्की ऑल्सो। नेक्स्ट इज कॉन्गो क्राइसिस। ये हुई थी 1960s से लेकर 65 तक, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये थी कि जो इंडिपेंडेंस थी बेल्जियम को मिली थी 1960 में, कॉन्गो ने ली थी, मतलब सॉरी, कि इंडिपेंडेंस ली थी बेल्जियम से कॉन्गो ने। तो उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा था। सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रहे थे बिकॉज कुछ ऐसे एरियाज थे जो चाहते थे कि हम लोगों को इसका पार्ट नहीं होना, हम लोग अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। और कोल्ड वॉर का इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। यूएन का इन्वॉल्वमेंट रहा था क्योंकि उन्होंने पीस कीपिंग मिशंस लगाए थे। पीस कीपिंग मिशंस मतलब यूएन का इन्वॉल्वमेंट इन सिक्योरिंग द पीस। तो ये है। बर्लिन क्राइसिस क्या हुआ था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्लिन को दो भागों में डिवाइड करा गया था, एक तो ईस्ट और एक वेस्ट। तो ईस्ट जर्मन्स थे वो वेस्ट में चले गए थे, जिसकी वजह से ईस्ट जर्मनी क्या हो गया था, डिस्टेबलाइज हो गया था। फिर यूएसए ने क्या करा, 1961 में एक बर्लिन वॉल क्रिएट कर दी थी टू इंडिकेट दैट देयर इज अ डिविजन एंड माइग्रेशन को स्टॉप करा जाए। तो एक वॉल सिंबल बन गई थी कोल्ड वॉर के डिवीजन की, ठीक है। तो ये बर्लिन का क्राइसिस था। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू से मैच करनी है। सबसे इजी है, देखो। बी का तो फोर्थ होगा, हैदराबाद में निजाम है। भोपाल में नवाब होते थे। जम्मू कश्मीर का हरी सिंह एंड मणिपुर का बुधचंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का सेकंड। Next, the following statement was given by which leader? Tomorrow we shall be free from the slavery of the British domination, but at the midnight will be partition. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as the morning. कि हम लोग कल फ्री हो जाएंगे ब्रिटिश डोमिनेशन से, बट मिडनाइट में हम लोगों को पार्टीशन फेस करना पड़ेगा। तो हम लोगों की एक तरफ तो खुशी रहेगी और दूसरी तरफ हमारे लिए एक मौन की सिचुएशन रहेगी। ये किसने बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखो, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज ब्रोकन इन विच ईयर? ये हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है, तो जस्ट गेस क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है 34 का आंसर है सेकंड, 57। बिकॉज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे क्या हुआ था, डिफीट कर गई थी इन केरला। तो असेंबली इलेक्शंस हुए 57 में, कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन केरला लेजिस्लेचर। तो केरला थी जहाँ पे, सॉरी फॉर द राइटिंग, आई एम राइटिंग एक्चुअली यूजिंग माउस। नेक्स्ट देखो, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1989 वॉज लेड बाय। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट किसने लेड करी थी? आंसर इज वीपी सिंह। नेक्स्ट देखो, अंडर हुज लीडरशिप द peasants in Telangana region of Andhra Pradesh organized a massive agitation and demanded the red- redistribution of land to the cultivators. किसने बोला था रीडिस्ट्रीब्यूट करने का? कम्युनिस्ट पार्टी ने।
क्या हुआ था देखो, तो पीजेंट्री थी जो तेलंगाना रीजन की इन पर्टिकुलर विक्टिम थी निजाम के ऑपरेशन रूल की, और इसलिए उन लोगों ने उसके अगेंस्ट रेबेल करना स्टार्ट करा। विमेन एक्चुअली सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया मूवमेंट, बिकॉज वो लोग भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सफर्ड फील कर रही थी। एंड देन दे केम इन द फोर फ्रंट, और कम्युनिस्ट लोगों ने इन लोगों का साथ दिया, जिसके बाद ये मूवमेंट हुआ और उन लोगों को अपने राइट्स मिले। Who was the Prime Minister of India from December 1989 to 1990? अभी पढ़ा ऊपर हमने, वीपी सिंह। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन विद द न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। देखो, प्लानिंग कमीशन 5 इयर्स प्लान लेके आता था ताकि हम लोग इकोनॉमी बूस्ट अप कर सके, बट प्लानिंग कमीशन का जो मेन डिफॉल्ट बताया जाता है वो ये है कि जो फेडरलिज्म है उसको ये फॉलो अप नहीं करता था सही से, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं था, और कुछ चीज़ों में था भी, बट फिर इसको जब नई सरकार बनी तो उन्होंने डिसाइड करा कि इसको नीति आयोग से हम लोग चेंज करेंगे, जिसमें फेडरलिज्म जो है वो मेन तरीके से कंपोनेंट रहेगा, और इसलिए नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट था, मैंने बोला कि नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बनाया था, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि 2014 में सरकार बनी थी, तो ये 1 जनवरी 2015 में बना था। एल के अडवाणी रिप्रेजेंटेड विच पार्टी? एल के अडवाणी वॉज द एसोसिएटेड विद बीजेपी पार्टी, और मेजर पॉलिटिकल पार्टी। हु वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्टैटिक क्वेश्चन। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, स्टडी द कार्टून गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The idea of global security emerged in 1990s in the response to the global nature of the threats such as। ग्लोबल सिक्योरिटी का जो आइडिया है वो कैसे इमर्ज हुआ होगा? अगर हमें पिक्चर नहीं भी समझ में आ रही तो हम किस से लिंक कर सकते हैं? इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी? नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी उस चीज को बोलेंगे कि जो एज अ कंटिन्यूएशन में हमने नहीं देखी है, बट एज अ नई तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, हेल्थ का, एपिडेमिक्स। नेक्स्ट, ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट, ह्यूमन सिक्योरिटी किस चीज के लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। द कार्टून डिपिक्ट्स मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन। फोर्थ इज डिफेंस, बिकॉज हम लोगों ने क्या करा, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करी थी, तो डिफेंस में ऑब्वियसली जाएगा सारा पैसा। ब्रॉड आइडिया ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेसेस अपॉन फ्रीडम फ्रॉम द वांट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो कि अगर हम ब्रॉडेस्ट वे में देखेंगे, जो ह्यूमन सिक्योरिटी का एजेंडा है ये इनकम्पस करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी को। अगर हम इसको डिफरेंटली पुट करते हैं तो इसका ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन क्या होगा कि व्हाट हैज बीन कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Read the passage and answer the following questions. So take your time and read these 5 paragraphs. Let me read it for you. The significance of the first phase of the political party system in India is almost all the political parties or their ascendants organization can be traced back to the freedom movement in India. The INC, that is National Indian National Congress, founded in 1885, was of course the aggregation of the crucible for practical all political parties that came to be formed since the last quarterly of the 9th century to the middle of 20th century. ये basically modern India से related है. You can take your time. I will give 1 minute so that you can read the paragraph and then we will jump into the questions.
Let's see the questions. 46. What was the significance of the party system in India during its primary phase? क्या सिग्निफिकेंस था पार्टी सिस्टम का इन इंडिया प्राइमरी फेज में? ठीक है, इसका आंसर है सेकंड. Almost all the political parties during the periods were involved in the freedom struggle. Obviously, because primary phase में वो सब चाहते थे कि हम लोगों को freedom मिले और that's why they were all involved in the freedom struggles. Match the following list 1 to list 2. ठीक है. Formation of Indian National Congress we have just seen 1885. Jallianwala Massacre 1919. Partition of Bengal 1905 and formation of Hindu Mahasabha 1915. इसका करेक्ट आंसर होगा. When did the International Congress first transform its role from a pressure group to mass movement? प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो सोसाइटी में एज अ नॉन स्टेट एक्टर्स रहते हैं और वो प्रेशराइज करते हैं द करंट गवर्नमेंट को ताकि वो कुछ चेंजेस लेके आ सके. तो एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रोल था वो मास मूवमेंट में किस दौरान बदला? टेक योर टाइम एंड गेस द क्वेश्चन. तो ये हुआ था विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल को पार्टीशन करने वाले थे ईस्ट और वेस्ट में, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटीज हिंदूज थी या मेजोरिटीज थी वो इधर उधर चली जाती, और ये बेसिकली मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए बोला गया था. और लेकिन फ्रंट लाइन पे ये बोला जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बंगाल बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली मुश्किल है इतनी बड़ी स्टेट को गवर्न करना. बट दैट वाज नॉट द केस. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाने चाहते थे वो लोग. ठीक है, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके रिटेलिएशन में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, वाई वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस रेफर टू एज नेशनल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ऐसा क्यों बोला गया था कि आईएनसी एक नेशनल प्लेटफॉर्म है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? इसका आंसर है बिकॉज ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द पीरियड हैड cooperated with the Congress also at times had a conflictual relationship with it. Next, देखो लास्ट क्वेश्चन फॉर today's क्लास. What were the primary demands of the Indian National Congress during its initial years of establishment? इनिशियल ईयर्स में आईएनसी की डिमांड क्या थी? पूर्ण स्वराज नहीं थे बिकॉज पूर्ण स्वराज 1929 में जाके लाहौर सेशन में बात करी गई थी बाय जवाहरलाल नेहरू टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द यूथ्स फॉर द मदर कंट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, सोच सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया दैट फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज. ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, तो थर्ड कैंसिल, फर्स्ट कैंसिल. टू में हमें डाउट है. लास्ट देखो, लॉबिंग द सपोर्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियन इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. यस, फोर्थ इज द राइट आंसर. क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए था कि जो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे हम इंडियंस भेज देंगे तो हो सकता है इंटरनली हम लोग कुछ हेल्प कर पाए और हम लोग अपनी कंट्री के लिए लॉज या फिर रूल्स बना पाए, या जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो अगेंस्ट जा रहे हैं वो उसको रोक पाए. ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज सेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन अबाउट एनीथिंग. आई विल रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. जस्ट ट्राई टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ताकि आप लोगों को याद रहे. डेट्स याद रखना है, क्राइसिस याद रखनी है, फैक्चुअल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है. थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग.